फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्होंने बड़े परिश्रम से काम किया, निष्ठा से काम किया। अनेक लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कई डॉक्टर, कई नर्सेज, कई हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्शन से भी पीड़ित हुए, कईयों की जान भी गई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि भारत जैसे देश में जहाँ सीमित संसाधन थे, वहाँ पूरी पब्लिक हेल्थ सिस्टम ने मिलकर प्रयास किया, सम्मिलित प्रयास किया, परिश्रम से प्रयास किया और 10,20,000 से अधिक मरीजों की जिंदगी हम बचा पाए, जो कि डिस्चार्ज होकर अपने अपने घरों में गए। You see, this is an important point, so therefore I would like to explain it in English also. If we look at the figures of recoveries as they stand today in the morning, more than 1 million people have recovered from COVID-19. This landmark recovery has been achieved because of the selfless work and dedication and commitment to duty shown by our doctors, our nurses, our frontline Medicare workers. In fact, I think this is the occasion when we must stand up and applaud their contribution. They have done excellent work. 1 million recoveries. Thank you. अगर हम देखें कि प्रतिशत प्रतिदिन रिकवरी सप्ताह दर सप्ताह कैसे बढ़ी हैं, तो आप देखेंगे कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह में लगभग 14,800 से अधिक रिकवरीज होती थीं प्रतिदिन, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ी। और अगर आप पिछला सप्ताह देखें 26 से 30 जुलाई का, तो 34,230 रिकवरी औसत प्रतिदिन हुई। अनेक राज्य और अनेक संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां की ये रिकवरी का जो दर है वो इससे भी अधिक है। ये मैं आपको राष्ट्रीय दर दिखा रहा हूं। द नेशनल एवरेज रिकवरी पर डे week on week basis has been showing a progressive increase, and in the last week it was 34,230 recoveries a day. इसी को यदि आप प्रतिशत के रूप में देखें तो आप ये पाएंगे कि अप्रैल के पहले सप्ताह में रिकवरी रेट केवल 7.85% था और फिर ये बढ़ता गया लगातार। जून में ये 48% था और 30 जुलाई को ये 64% से कुछ अधिक है। द रिकवरी रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हैज ऑल्सो shown a progressive positive trend. You would see that in April the recovery rate was only 7.85 and today it is 64.44, which is another heartening news, which tells us that whatever efforts that are being put in this battle against COVID-19 by the union government in collaboration with the state governments is actually showing results. 16 राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट जो राष्ट्रीय एवरेज है 64.44 जो मैंने आपके साथ अभी साझा किया, उससे कहीं ज़्यादा है। दिल्ली में रिकवरी रेट 88% है, लद्दाख में 80% है, हरियाणा में 78% है, आसाम में 76%, तेलंगाना में 74%, तमिलनाडु में 73%, गुजरात में 73%, राजस्थान में 70%, मध्य प्रदेश में 69% और गोवा में 68%। तो ये भी दिखाता है कि अनेक राज्य हैं जो कि इस स्पेसिफिक क्षेत्र में, यानी इलाज के क्षेत्र में स्टैंडर्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल को अपनाना, समय पर मरीज अस्पताल में आएं, उनका समय पर इलाज हो, उन्हें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य सुविधाएं मिल सकें जिससे वो समय पर रिकवर होकर अपने घर जा सकें। ये दिखाता है कि 16 राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर रिकवरी रेट दिखाया है।
ये ग्राफ हम समय समय पर आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन इसको दिखाना महत्वपूर्ण है। ये जो नीला हिस्सा है इस ग्राफ का, ये दिखाता है प्रतिशत के आधार पर इन परसेंटेज टर्म्स कैसे जो एक्टिव केस हैं उनमें लगातार घटोतरी हो रही है। आप देखेंगे कि मार्च से लेकर, जबकि ग्राफ में केवल नीला ही नीला था और हरा बहुत कम था, से लेकर 30 जुलाई तक कैसे स्थिति बदली है, हालात बदले हैं और एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है, रिकवर्ड केसेस का प्रतिशत अधिक हुआ है। जो आप लाल बैंड देख रहे हैं ग्राफ में, वो प्रतिशत मृत्यु को दर्शाता है, वो भी लगातार नीचे गिर रहा है। ये भी ध्यान में रखने की बात है कि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय देश में 5,28,242 एक्टिव केस हैं। हम बार बार दोहराते हैं कि भारत का कोविड-19 केस लोड ये 5,28,000 केस हैं। भारत का एक्टिव केस लोड वो ऐतिहासिक संख्या नहीं है 15.5 लाख या जो भी कुल संख्या है, क्योंकि उसमें तो 10 लाख लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर घर चले गए। तो ये 5,28,000 वो लोग हैं जो कि अभी भी या तो अस्पतालों में हैं या घर में होम आइसोलेशन में मेडिकल केयर के तहत हैं, और 10,20,000 जैसे मैंने निवेदन किया रिकवर्ड केसेस हैं जो कि ठीक हो गए हैं। तो आप ये पाएंगे कि जो रिकवर्ड केस हैं वो 1.9 टाइम्स हायर हैं एक्टिव केसेस के मुकाबले में। ये वो बिंदु है जो मैं पहले भी आपको दर्शा रहा था कि क्योंकि इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो केस फर्टिलिटी का रेट है, जो मृत्यु दर है कोविड-19 की वजह से, वो लगातार घट रही है। जून में ये 3.33% थी और ये अभी घटकर 2.21% हो गई है और लगातार घट रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टैंडर्ड क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि अगर माइल्ड डिजीज है तो किस प्रकार की दवाएं देनी है, अगर मॉडरेट डिजीज है तो किस प्रकार की दवाएं देनी है, और अगर सीवियर डिजीज है तो किस प्रकार की दवाएं देनी है। इस प्रकार ये जो स्टैंडर्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल है, ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर निर्धारित करता है, और जब ट्रीटिंग क्लिनिशियन उस स्टैंडर्ड ऑफ केयर का पालन करते हैं तो मरीजों के रिकवर होने की संभावना बढ़ती है। What we are trying to show in this slide is that effective clinical management, which is implemented through a standard clinical treatment protocol, and this protocol has been issued by Ministry of Health and Family Welfare and has been shared, discussed with various state governments as well as with health facilities. So following that protocol leads to decrease in case fatality rate. विश्व से अगर तुलना करें तो हमारा जो केस फर्टिलिटी रेट है भारत का, वो आज के आंकड़ों के आधार पर 2.21% है। द केस फर्टिलिटी रेट इन इंडिया टुडे इज 2.21। आप देखेंगे कि बड़े देशों में रूस को छोड़कर, जिनका केस फर्टिलिटी रेट 1.6% है, बाकी सभी देशों का जो केस फर्टिलिटी रेट है हमसे कहीं ज़्यादा है, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना तक ज़्यादा है। So this is an important fact to be kept in mind, that the case fatality rate in India is among the lowest in the world and is much lower if we compare it to the developed Western countries and other countries in the neighborhood. जो देश का फर्टिलिटी रेट है, 24 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां की देश के फर्टिलिटी रेट से भी कम फर्टिलिटी रेट है। उदाहरण के लिए आसाम में 1% से भी कम है, 0.25% है। केरला में 1% से कम है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और गोवा और झारखंड, यहाँ अभी तक आज सुबह के आंकड़ों के हिसाब से जो केस फर्टिलिटी रेट है
वो 1% से कम है। हम राज्यों से जब विमर्श करते हैं तो उनको ये बताते हैं कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जहां एक ओर हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, कर्ब करें, सप्रेस करें, वहीं दूसरी ओर हम फर्टिलिटी रेट को 1% या उससे कम पर लाएं। तो अनेक राज्य ऐसे हैं जहां ये वर्तमान में भी 1% से कम पर है। इन सब चीजों के पीछे एक महत्वपूर्ण बात है कि हमने अपने टेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। आप ये देखेंगे कि जुलाई के प्रारंभ में जो कुल टेस्ट, ये क्यूमुलेटिव नंबर्स हैं, अगर आप कुल टेस्ट की संख्या देखें तो 88 लाख थे, और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 1,81,90,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। आप ये पाएंगे कि एक महीने में लगभग 1 करोड़ टेस्ट हमने ज़्यादा किए। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने देश भर में 1400 लैब्स बनाई, जिनका ब्यौरा हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 907 सरकारी लैब्स हैं और 414 प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स हैं। आप देखेंगे कि टेस्ट्स जो प्रतिदिन होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कल देखें तो एक दिन में 4,46,000 टेस्ट हुए हैं। ये वीक ऑन वीक इंक्रीज है एवरेज टेस्ट्स डन पर डे में। ये आप देखेंगे कि जब जुलाई का महीना शुरू हुआ था तो पहले सप्ताह में 2,40,000 टेस्ट होते थे औसतन प्रतिदिन, और इस सप्ताह में ये जो 26 से 30 जुलाई का सप्ताह है इसमें 4,68,000 टेस्ट हुए हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूँगा कि इसी सप्ताह में 3 दिन ऐसे भी थे, 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई, जबकि हमने 5 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट एक दिन में किए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी वजह से हम पहले केसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और फिर उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक कर पाते हैं और समय पर उनको ट्रीटमेंट में भेज पाते हैं। हमने पहले भी आपसे ये जानकारी दी है आपको कि WHO का ये कहना है कि आपको 140 टेस्ट प्रति 10 लाख जनसंख्या पर प्रतिदिन करने चाहिए, और ये तब तक करने चाहिए जब पहले चरण में आपका पॉजिटिविटी 10% आ जाए और इवेंचुअली जो पॉजिटिविटी की दर है वो 5% आ जाए। तो ये अब अधिकांश राज्य इस देश में और यूनियन टेरिटरीज कर रही हैं। अगर आप भारत के लिए आंकड़ा देखें तो देश में 324 टेस्ट पर 10 लाख की जनसंख्या पर प्रतिदिन होते हैं, और अनेक राज्य ऐसे हैं जो 140 से अधिक हैं। कुछ देश के प्रतिदिन के औसत टेस्ट से भी अधिक हैं, वो भी हमने आपको दिखाया है। कुछ उससे कम हैं, लेकिन WHO जो कह रहा है उससे अधिक हैं। तो ये भी एक संतोष की बात है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि टेस्ट करना और उनको एक स्तर पर बनाए रखना ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि हमारी पॉजिटिविटी भी घटे। अगर वो 10% से अधिक है किसी भी राज्य में तो हम इस टेस्टिंग के स्तर को तब तक बनाकर रखें या बढ़ाएं जब वो 10% पर पॉजिटिविटी आ जाए और इवेंचुअली 5% पर आए। तो वो मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा। ये 21 राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जहाँ पॉजिटिविटी आज के आंकड़ों के आधार पर 10% से कम है, और ये जो हमने कैलकुलेशन आपके सामने रखा है ये 7 दिन के रोलिंग एवरेज के आधार पर है। यानी हम आपको कोई ऐतिहासिक आंकड़ा नहीं दिखा रहे हैं। वी आर नॉट शोइंग यू अ हिस्टोरिकल फिगर क्यूमुलेटिव कि मार्च से लेकर आज तक इतने टेस्ट किए इसलिए ये पॉजिटिविटी है, क्योंकि उससे कई बार सही स्थिति का पता नहीं चलता है। हम आपको 7 डे रोलिंग एवरेज दिखा रहे हैं। तो अगर 7 दिन का आप रोलिंग एवरेज देखें तो राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, आसाम, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जो 10% से कम पॉजिटिविटी का रेट दिखा रहे हैं वीकली
बेसिस पर, और 4 राज्य ऐसे हैं, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो इस स्लाइड में हमने आपको दिखाए हैं, जो 5% से कम की पॉजिटिविटी वीकली रोलिंग एवरेज के आधार पर दिखा रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसे राज्य नहीं हैं जहां की पॉजिटिविटी ज़्यादा नहीं है, ऐसे राज्य भी हैं, और हम उनके साथ लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय के रूप में इंगेज करते हैं ताकि वो अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी में आवश्यक परिवर्तन लाएं और वहाँ भी पॉजिटिविटी रेट को घटाया जा सके। तो अगर 7 दिन का रोलिंग एवरेज देखें तो ऐसे राज्य जहाँ 10% से अधिक पॉजिटिविटी है वो हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, उड़ीसा, कर्नाटका। तो ये राज्य हैं जहाँ की हम लगातार संवाद में हैं राज्य सरकारों के साथ और कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या पर, इस चैलेंज पर काबू पाया जा सके। हम बेहतर टेस्टिंग करें, समय पर लोगों को आइडेंटिफाई करें और समय पर उनको ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इससे पहले कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन लें, क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चन भी काफ़ी हैं, सर, आर वी अप्रोचिंग हर्ड इम्यूनिटी? दिस इज आई थिंक लॉन्ग पेंडिंग एंड पीपल आर एवरी टाइम टॉकिंग कम्युनिटी spread, herd immunity and other things. So please, would you like to explain this? Before we answer the question of are we approaching herd immunity, it is important to understand what is herd immunity. Herd immunity is a kind of indirect protection from an infectious disease like COVID-19. But herd immunity happens, this indirect protection happens only when a population becomes immune. How does a population become immune? It becomes immune either through vaccination or it is immunity developed through previous infection. मैं हिंदी में समझा देता हूं आपको। हर्ड इम्यूनिटी एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है जो किसी पॉपुलेशन को, किसी जनसंख्या को किसी इन्फेक्शियस डिजीज से जैसे कोविड-19 से बचाती है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी कब पैदा होती है? हर्ड इम्यूनिटी पैदा होती है जब या तो आप वैक्सीनेशन करें, आपने वैक्सीन डेवलप कर ली है और आप बड़ी जनसंख्या में वो वैक्सीन दे देते हैं, तो हर्ड इम्यूनिटी उस जनसंख्या में उत्पन्न हो जाती है। या फिर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है जब उस जनसंख्या में पहले बीमारी हो गई हो और वो लोग रिकवर कर गए उस बीमारी से, तब हर्ड इम्यूनिटी होती है। 2 ही तरीके हर्ड इम्यूनिटी के हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या हर्ड इम्यूनिटी को प्रीवियस इन्फेक्शन होकर उससे ठीक हो जाने के माध्यम से डेवलप करना स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हिंदुस्तान को आप देखें, भारत को आप देखें, 2011 की जो जनसंख्या थी उसने हमें, जनगणना थी, उसने हमें आंकड़े दिए कि 121 करोड़ की आबादी भारत में थी 2011 में। अगर आप WHO और UN बॉडीज़ के आंकड़े 2020 के देखें तो भारत की जनसंख्या रफली 138 करोड़ है, 138 करोड़। इस तरह की जनसंख्या वाले देश में यदि आप हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं बिना वैक्सीन के, तो वो ऑप्शन नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी इन अ कंट्री ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी ए स्ट्रैटेजिक चॉइस और अ स्ट्रैटेजिक ऑप्शन. It can only be a outcome and that too at a very high cost. इसका अर्थ यह है कि सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोग बीमार हों, वो अस्पतालों में जाएं, अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा जाए और कितनी मृत्यु होंगी। तो हर्ड इम्यूनिटी कैन नेवर बी अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन. हर्ड इम्यूनिटी कैन बी अचीव थ्रू इम्यूनाइजेशन, बट दैट इज इन फ्यूचर. अब आपके प्रश्न पर, आपने प्रश्न पूछा था आर वी अप्रोचिंग हर्ड इम्यूनिटी, तो ये उत्तर प्रश्न में छुपा हुआ है. जब आप कहते हैं कि क्या हम अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी कहीं दूर है, फ्यूचर में है,
तो स्वास्थ्य मंत्रालय का भी ये मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी दूर है, फ्यूचर में है, इसलिए ज़रूरी है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। हम मास्क पहने, हम 2 गज की दूरी का पालन करें, हम सामाजिक स्थानों पर बहुत भीड़ न लगाएं, हम हैंड हाइजीन का पालन करें। तो ये जितने भी कोविड के अनुकूल आचार और व्यवहार हैं, उनका पालन हम सबको करना होगा और बीमारी से बचकर रहना होगा उस समय तक, जब तक कि कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती, तब तक यही सोशल वैक्सीन है, इसका पालन करना होगा। धन्यवाद सर। मिस्टर नितेंद्र, दूरदर्शन 37। सर, मैं नितिन डीडी न्यूज से हूं, और क्या वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के क्या स्थिति है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? हाँ, वैक्सीन डेवलपमेंट एक बड़ा सवाल है। मैं इसको 3 हिस्सों में आपको समझाता हूँ। पहले तो है कि विश्व में वैक्सीन डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, और दूसरा हिस्सा है कि भारत में क्या हो रहा है, और तीसरा हिस्सा है कि जब भी भविष्य में वैक्सीन डेवलप होती है तो उसका एक्सेस टू वैक्सीन, उसकी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होगी, यही पूछना चाह रहे थे आप। तो अगर आप WHO के बुलेटिन्स को देखें, उन्होंने एक 24 जुलाई को जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 24 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हैं पूरे विश्व में। 24 वैक्सीन कैंडिडेट्स are under clinical evaluation in the entire world, and there are 141 vaccine candidates which are in pre-clinical evaluation stage. अब इसमें अंतर क्या है? जब हम कहते हैं कि 24 वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो क्लिनिकल स्टेज में हैं, इसका मतलब है कि वो फेज़ 1, फेज़ 2 या फेज़ 3 उनके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं जो ह्यूमन वॉलंटियर्स पर होते हैं, और वो मल्टी सेंट्रिक, मल्टी साइट, इस प्रकार के ट्रायल होते हैं। और जो 141 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन स्टेज पर हैं, उसका अर्थ ये हुआ कि ये वो वैक्सीन्स हैं जहाँ की अभी या तो रिसर्च हो रही है या फिर एनिमल स्टडीज़ हो रही हैं, छोटे जानवरों पर और बड़े जानवरों पर, वो टॉक्सिसिटी डाटा जेनरेट करने के लिए की जाती हैं। तो ये तो है कि बड़ी पिक्चर क्या है। अब 3 कैंडिडेट वैक्सीन ऐसी हैं विश्व में जो कि इस समय फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स पर हैं। इसका अर्थ है कि एक बार जब उनका फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है तो वो कंसर्न रेगुलेटरी परमिशंस हासिल करेंगे और फिर मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था करेंगे और फिर वो उसकी उपलब्धता हो जाएगी। तो ये जो फेज़ 3 में है उसमें एक USA में वैक्सीन है, एक UK में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, और एक चाइना में वैक्सीन है। तो ये 3 वैक्सीन है जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में है। अब भारत में क्या स्थिति है? भारत में 2 इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है, दोनों फेज़ 1, फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स उनके प्रारंभ हो गए हैं, और एक वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अभी वर्तमान में लगभग 1150 सब्जेक्ट्स पर चल रहा है। 8 साइट्स हैं, यानी 8 पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जहां ये ट्रायल चल रहे हैं। दूसरी वैक्सीन है जो 1000 सब्जेक्ट्स पर इस्तेमाल की जा रही है देश के भीतर, और ये 5 साइट्स पर इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भी कहनी महत्वपूर्ण है, और पूर्व में इसको DG ICMR कह चुके हैं कि जब भी कोई वैक्सीन डेवलप होती है, चाहे भारत के भीतर या भारत के बाहर, क्योंकि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब भारत है, तो भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका वैक्सीन के मैन्युफैक्चर में रहेगी, चाहे वो स्वदेशी वैक्सीन हो या विदेशी वैक्सीन हो। अब है वैक्सीन की उपलब्धता। वैक्सीन की उपलब्धता ब्रॉडली 2 तरीकों से हो सकती है। एक तरीका है कि विश्व के जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो, क्योंकि सब देश उनके सदस्य हैं, जैसे WHO या UN बॉडी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अन्य ऑर्गेनाइजेशंस, वो एक व्यवस्था तैयार करें जिसके तहत वैक्सीन को प्राप्त किया जाए और वैक्सीन को बांटा जाए। दूसरा तरीका है कि इंडिविजुअल देश
नेगोशिएट करें उन लोगों से जिनकी वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि अभी तो 3 वैक्सीन हैं जिनके फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं, 24 हैं जिनके अभी क्लिनिकल ट्रायल अलग अलग स्टेज पर हैं, और 141 हैं जहां अभी क्लिनिकल ट्रायल शुरू ही नहीं हुए। तो इंडिविजुअल देश कर सकते हैं। WHO ने एक मैकेनिज्म बनाया, मैं उसको देख रहा था, उसका नाम है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। In brief, it is called ACT, ACT, Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT। ये WHO ने एक मैकेनिज्म बनाया जो इस उद्देश्य से बनाया गया कि वैक्सीन, डायग्नोस्टिक किट्स, ड्रग्स, इन सबको एक्सेस कैसे प्रदान की जाए सभी दुनिया के देशों को। और इस एक्ट नामक मैकेनिज्म के तहत एक फैसिलिटी बनाई गई है जिसका नाम है कोवैक्स। ये केवल वैक्सीन के लिए डेडिकेटेड है और इसमें WHO के अलावा गावी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, और सेपी, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, दोनों में भारत सदस्य है और बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है। गावी में भी भारत सदस्य है और लीडिंग रोल प्ले करता है, और सेपी में भी भारत सदस्य है और लीडिंग रोल प्ले करता है। तो WHO, गावी और सेपी ने मिलकर ये कोवैक्स फैसिलिटी तैयार की है, और इस फैसिलिटी का मैंडेट ये है कि वो सभी सदस्य देशों की जो वैक्सीन की आवश्यकता है उसको पूल करे, पूलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वैक्सीन इन मेंबर कंट्रीज, और जो लोग मैन्युफैक्चर करेंगे उनकी जो कैपेसिटी है उसको भी पूल करे। तो और फिर जब ये दोनों पूल बन जाएंगे तो इनकी मैचिंग करें। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो काम कर रही हैं जिनमें भारत भी सदस्य, वो मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त मैंने ये बताया कि इंडिविजुअल देश, इंडिविजुअल कंट्रीज ये एग्रीमेंट कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से। सर, वैक्सीन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। Has India officially signed an agreement with companies manufacturing prospective vaccine? Have there been any discussions on vaccine priority for India? Two parts. The first part is, have India signed an agreement with any manufacturing company? The answer is very brief, no. The second part, has there been a discussion on prioritizing how a vaccine would be distributed or administered if and when it becomes available? The answer is yes. There are multiple stakeholders within Government of India and outside the government, and the Ministry of Health has started actively engaging with such stakeholders. Number 11. Sir, the Unlock 3 guidelines have come, and there are several restrictions still in place. One of that is a restriction on religious gatherings. But we are having a Ram Janmabhoomi event, religious event on the 5th of August, and there are already some cases coming out of Ayodhya, some reports. Is the Health Ministry taking any precautions? Is it issuing any guidance to Uttar Pradesh on this? Health Ministry has already issued a SOP which is in the public domain. When the instructions were issued by Ministry of Home Affairs during Unlock 2.0, we had issued multiple SOPs, and one of the SOPs related to practices to be followed in religious places. Is that correct, Lord? Yes. Would you like to elaborate on that SOP? So as far as the religious places and religious activities, how they have to be organized, there it is clearly indicated that how social distancing and all other such measures to be put in place so that we do not lead to spread of infection. See, if you see, हमारा जो मेजर पर्पस रहा है कि कोई भी हमारी सोशल इवेंट हो, उस इवेंट को इस ढंग से किया जाए कि इन्फेक्शन का स्प्रेड ना हो। तो जैसे कि इससे पहले हमने अभी बात की है कि कैसे हम 2 गज की दूरी रखें, कैसे हम वहाँ पर एनवायरमेंटल सैनिटेशन, किस टाइप से वहाँ पर रेस्पिरेटरी हाइजीन और उन प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करें, और जो लोग वहाँ पर कहीं पर भी इस टाइप की गैदरिंग में आएँ वो किस टाइप के प्रिकॉशन को ऑब्जर्व करें, उसका ओरिएंटेशन कैसे हो, तो उसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्ड SOP जारी की जा चुकी है. Sir, no, because MHA has announced yesterday Unlock 3.0.
So the question is, when can we expect SOP on reopening of gyms and yoga centers, because it is announced yesterday? Yes, you are right. In the Unlock 3 guidelines of MHA, among the activities which will be permitted from 5th of August, Sir. gym and yoga are activities which will be permitted. We have already started taking technical inputs from domain knowledge experts, and the ministry, that is the health ministry, is working on devising these SOPs, and these SOPs will be issued adequately in advance before 5th of August. Number 9. Sir, Milan here from India Today. As far as vaccines are concerned, who does the ministry think right now in your discussions and consultations should get it first? So earlier it was said that healthcare workers, which are the frontline workers, should be able to get the vaccine first. But in your discussions now, do you think the vulnerable population also needs to be considered? What does the health ministry think on that? You see, this vaccine, whenever it comes, that is the COVID-19 vaccine, would have to be administered on a much larger scale compared to the existing vaccines. So that is something on which there is near unanimity. The questions which are being discussed are questions of logistics. How would it be stored? How cold chains will be maintained? How it would be actually made available to people? How would it be procured, so on and so forth. But there are far more important, or maybe equally important, ethical questions. Who gets it first? So these questions are still under deliberation in the union government. Sir, this question I'll just read here, because this is about the numbers and the statistics. It's up to you, sir. Otherwise, we can give this information later also. How many healthcare workers, nurses and doctors have died in line of COVID-19 related duty so far? How many have been given rupees 50 lakh insurance by the central government? What is the exact sum of money paid? So I think these details we can provide later if not. We have some details with us, and the remaining details we would provide. Sir. At the very beginning of this presentation, I had utilized the opportunity to place on record our deep appreciation for the extreme sense of dedication to duty which has been exhibited by all our doctors, all our nurses, all our healthcare workers. And we had also said that without their commitment and without their supreme sacrifice, the figures of 1 million recoveries would have been impossible. So keeping that in mind, a scheme of insurance of frontline healthcare workers was announced by the union government. Under that scheme, so far, we have received, I had that figure somewhere, I'll just give it to you. We have received 131 claims so far. The claims are a bit slow in coming because the family usually in the initial days is in a state of shock, and therefore to sign and to fill up necessary paperwork, it takes time. Out of these 131, in 20 cases, the payment have already been done. In 64 cases, the payment has been processed and would be done in the coming few days. And there are 47 cases which are with the different state governments. The maximum number of cases are in Maharashtra, Delhi and Telangana. Okay. 82. Sir, I am Anomitra from Anand Bazar Patrika. Sir, can you tell me the situation of West Bengal? Because things are not well in Bengal. Use, I think mic थोड़ा नजदीक रखिएगा. Just. Hello, is it audible, sir? Yes, please Sir, go on. Myself, Anomitra, I am from Anand Bazar Patrika, sir. Can you tell me the situation of West Bengal? Because things are not well in Bengal. What steps do you think did they fail to implement to prevent the COVID situation? What was the second part of your question? The first part was status of What- disease in West Bengal. What step do you think they failed to implement to tackle the situation? Okay, so West Bengal is one of the states which
the Ministry of Health had reviewed with the topmost officials of that state, and subsequently it was also reviewed at higher levels in the union government, and after that review detailed instructions, written instructions have been shared with the state government, and we hope that with the collaboration of the state government and with the help that union government is extending to the state based on their request, West Bengal would be in a position to contain the infection and would show results in the coming days. 114. Sir, another question regarding vaccines. As and when it is available, how will it be, will the government procure and then distribute, or will the citizens have to go and buy it? What kind of mechanism will be used? You see, these questions are a bit premature at this point in time. As I've already said in reply to another question, that questions of logistics, some of which you just referred to, and questions of ethics, there are ethical issues also involved, are being deliberated within the government, and once we crystallize these views, then we would be more than willing to share them with you. Number 17. Hi, this is Ridhima from Hindustan Times. What I would like to know about the slides that you just shown, I want to know, what does it effectively mean? Are we going to change our containment strategy, surveillance, testing? What bearing will it have that we have improvement now as compared to, say, in March when things were going haywire? You see, what the presentation tries to underline is the fact that test, track and treat is the strategy that gives you good results. State after state, areas within states have shown that this works and is able to manage the situation. When I say manage the situation, again it has, two implications. Managing the situation by keeping the infection low, curbing the infection, and managing the situation by keeping the mortality low. So these two things have worked. Delhi is a prime example, where in the first week of June, the union government decided to take a very proactive role and helped the Delhi government by formulating guidelines. These guidelines focused on how to do effective surveillance, how to then do effective tracking of close contacts of positive cases. We have repeatedly told state governments, and we shared this with the government of Delhi, that in 80% of the new positive cases, it is possible to track their close contacts within first 72 hours. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. हम राज्य सरकारों को ये बताते हैं, और दिल्ली सरकार को भी हमने बताया था कि 80% नए पॉजिटिव केसेस में ये संभव है कि आप उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को 72 घंटे के भीतर, यानी 3 दिन के भीतर ट्रैक कर सकें, टेस्ट कर सकें. उनमें से जो सिम्टोमेटिक हैं, जो लक्षण दिखा रहे हैं, उन्हें अस्पतालों में ले जाने की व्यवस्था कर सकें. और दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से ये करके दिखाया है. तो इसलिए हमारा ये कहना है कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की ही पद्धति अन्य राज्यों में भी अपनानी होगी. और WHO भी, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, यही कहता है कि अगर आप 140 टेस्ट प्रति मिलियन प्रतिदिन करते हैं और लंबे समय तक इस स्तर को टेस्टिंग के बनाए रखते हैं, तो आपकी पॉजिटिविटी धीरे धीरे कम होगी, पहले 10% और फिर 5% तक आएगी. दिल्ली में भी आप देखेंगे कि जून के पहले सप्ताह में जो पॉजिटिविटी थी वो लगभग 37% थी, और आज अगर आप दिल्ली की पॉजिटिविटी देखें तो वो लगभग 6% के करीब है. 78. सर, प्रशांत हूँ ABP न्यूज़ से. बिहार में भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं सर. वहाँ पर एक समस्या ये आ रही है जो दिल्ली में शुरू में आती थी, कि वहाँ अगर किसी और बीमारी के लिए कोई हॉस्पिटल जा रहा है तो वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं ये कहते हुए कि पहले
कोरोना टेस्ट होगा, चाहे कोई भी बीमारी हो। क्या आप लोग बिहार सरकार से बात करेंगे या कुछ एडवाइजरी देंगे, चूंकि यहाँ पे भी इस तरह के केसेस पहले आते थे दिल्ली में, यही चीज़ें काफ़ी शिकायतें आ रही हैं बिहार से सर। प्रारंभ में इस प्रकार की सूचना बिहार से आई थी, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल को बिहार में भेजा था। उसके बाद स्थितियों में सुधार आया है। हमारे मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल उस टीम में गए थे और उसके बाद भी वो निरंतर राज्य सरकार से संवाद में हैं और उनकी आवश्यकताओं को एड्रेस करने का कार्य कर रहे हैं। लव, वुड यू वांट टू सप्लीमेंट? देखिए, बिहार में जब हम लोगों ने विजिट की थी, इससे पहले भी हमने बात की, तो वहाँ मुख्यतः हमने स्टेट को बताया कि कैसे हम टेस्टिंग पर फोकस करें। टेस्टिंग, एज हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट कि हम केस को टाइमली आइडेंटिफाई कर सकें। और उसके साथ ही हमने उनसे कहा था कि जो हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस है उसके दोनों कंपोनेंट, वन इज कोविड रिलेटेड हेल्थ फैसिलिटीज, सेकेंड इज नॉन कोविड इसेंशियल सर्विसेज, उन दोनों पर स्टेट का एक कंबाइंड और कंटिन्यूड फोकस बना रहे। और उसके साथ ही जैसे कि आपने कहा है कि अगर कोई नॉन कोविड पेशेंट इसेंशियल हेल्थ फैसिलिटीज को एक्सेस करना चाहे तो उनको बिना किसी परेशानी के एक एंड टू एंड केस मैनेजमेंट हो, उस टाइप की सहूलियत प्रोवाइड की जाए। जहां तक कई इश्यूज ऐसे आते हैं कि पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं जिनको कोई डाउट्स होते हैं, टेक्निकल डाउट्स होते हैं, तो उसके तहत ही हमने स्टेट को एम्स दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेट कर जितने भी हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं बिहार में स्पेसिफिकली फोकस करते हुए, उनको हम फिर से हेल्थ केयर रिलेटेड जो इन्फेक्शन मैनेजमेंट है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन है और क्लिनिकल मैनेजमेंट रिलेटेड प्रैक्टिस पर हमने एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज की। 157। सर, मैं शैलेश यादव हूँ, ANI न्यूज़ एजेंसी से। सर, अभी कुछ दिन पहले जो है दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला था कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और कई राज्यों में भी इस तरह की रिपोर्ट आ रही हैं कि कहाँ से कांटेक्ट हुआ है वो ढूंढ पाने में सफल नहीं है। पर्दे के पीछे बात होती है, अधिकारी मानते हैं कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली कोई बोलता नहीं है। तो आपका क्या मानना है कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड देश भर में हो चुका है? मैं पहले भी इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूं। संभवतः उस इंटरैक्शन में आप नहीं थे, इसलिए मैं पुनः दोहराऊंगा। इससे पहले कि हम ये बहस करें कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, ये महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि कम्युनिटी स्प्रेड होता क्या है। उसके बाद ही कोई सार्थक बहस हो सकती है। तो कम्युनिटी स्प्रेड की कोई परिभाषा WHO द्वारा नहीं दी गई है। WHO अपने मेंबर कंट्रीज़ को ये कहता है कि आप अपने देश की परिस्थिति के आधार पर बीमारी के स्प्रेड को कैटेगराइज करें। तो इस व्यवस्था के तहत भारत ने भी इस बीमारी को कैटेगराइज किया है, मैं उस पर आऊँगा। अब प्रश्न है कि कम्युनिटी स्प्रेड है क्या। अगर WHO डेफिनेशन नहीं देता तो कुछ तो समझ होनी चाहिए कम्युनिटी स्प्रेड के बारे में हम सब की। एपिडेमियोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक हैं, कि पाठ्य पुस्तकें हैं, अगर आप उनको देखें तो वो ये कहती हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड इज़ अ सिचुएशन वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। अगर इसको आप कुछ मुश्किल समझते हैं समझने के दृष्टिकोण से, तो आसान भाषा में community spread is a situation where it is impossible to determine who gave infection to whom, किसने इन्फेक्शन किसको दिया। अगर ये डिटरमिन करना असंभव हो तो कम्युनिटी स्प्रेड ब्रॉड भाषा में मान सकते हैं। अब ये परिभाषा की बात हो गई। तो यहाँ तक अगर क्लैरिटी है तो भारत में क्या हो रहा है। भारत में क्लस्टर ऑफ केसेस हैं और पॉकेट्स ऑफ लोकलाइज्ड ट्रांसमिशन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया, कि अगर आप भारत में कुल जिलों की संख्या देखें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 640 जिले थे। आज कितने जिले हैं? आज 740 जिले हैं, 739 है शायद। 739 districts are there today in the country. 50 जिले ऐसे हैं
जो 80% कोविड-19 का केस लोड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब अन्य जिलों में केसेस हैं लेकिन स्कैटर्ड तरीके से हैं। तो इतने बड़े देश में जहां 138 करोड़ की आबादी हो, 740 जिले हों, अगर केवल 50 जिले 80% केस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप ये कैसे कहेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड या कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया? इसको मैं एक दूसरे उदाहरण से आपको समझाता हूँ। अभी मैंने निवेदन किया था कि हमारा ये मानना है और अनेक राज्यों ने ये करके भी दिखाया है कि 80% नए पॉजिटिव केसेस में आप 72 घंटे के अंदर न केवल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ढूंढ पाते हैं कि कैसे इन्फेक्शन हुआ इस पॉजिटिव आदमी को, बल्कि उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी ढूंढ पा लेते हैं। तो अगर आप ये सब कर पा रहे हैं तो आप फिर कैसे कहेंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन? तो हमारा निवेदन यही है। और अंत में इस बहस से बेहतर ये है कि हम बहस इस पर करें कि जमीन पर जो हम काम कर रहे हैं इस बीमारी के प्रबंधन के लिए वो कितना प्रभावी है, उसको कैसे और प्रभावी बना सकते हैं, उसमें भारत सरकार की क्या मदद हो सकती है, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की क्या मदद हो सकती है। इस प्रभावी मैनेजमेंट में राज्य सरकारें और भारत सरकार मिलकर कैसे काम करे, इस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। 35। सर, मृगांक प्रभाकर, सहारा टीवी से। सर, जुलाई के महीने में जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, लगातार 40,000 से ऊपर का आंकड़ा दिखाई दे रहा है और लगभग पॉजिटिव रेशियो जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या पीक की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जो नंबर लगातार बढ़ता चला जा रहा है उसको देख के? देखिए, हम ये पीक की गणना या पीक के प्रोजेक्शन में नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ये एक तरह से मैथमेटिकल मॉडल है कि पीक कब आएगा। आप लोगों ने अनेक समय समय पर अनेक स्टडीज़ को अपने अखबारों में या अपने चैनल्स में दिखाया है, जिन्होंने ये कहा था कि फ़लाने महीने में आएगा तो फ़लाने महीने में डिक्लाइन होगा। तो और आप भी जानते हैं कि उनमें से कितनी बातें सत्य हुई, कितनी नहीं हुई। हमारा ये मानना है कि अगर आप एक एग्रेसिव टेस्टिंग की पॉलिसी को अपनाते हैं, इफेक्टिव सर्विलेंस और कंटेनमेंट की पॉलिसी को अपनाते हैं, ट्रैकिंग ढंग से करते हैं, समय पर पॉजिटिव और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को अस्पताल में ले जाकर अच्छे दर्जे की क्लिनिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं, तो इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है और इसके मोर्टेलिटी रेट को कम रखा जा सकता है। सर, a modeling study done by Indian scientists has shown that 16 to 40% of Delhi population has been infected till July 25th. It also says that the true number of the infected in Delhi is underestimated by a factor more than 20. Does the ministry agree with these projections? We are not privy to this study, so the question of our agreeing or not agreeing to the projections do not arise. However, what we are privy to is the seroprevalence study which was done by NCDC in Delhi on a established scientific principle, and a sample of 21,800 people was taken in all the 11 districts of Delhi, and that seroprevalence study gave us a figure of 22.80% prevalence across Delhi. However, there were variations from say 13.8% in southwest Delhi and roughly 18% in South Delhi to 27% in Ghaziabad, to Shadra, 27% in Shadra and Chandni Chowk, which is central Delhi. So that is the kind of seroprevalence which was there in mid-June. And you are all aware that the government of GNCT has announced their plans to do frequent seroprevalence studies in the city, which will give us some scientific evidence. 37.
This is Sneha from CNN News 18. I want to ask you the number of total tests that we do every 24 hours. That number is increasing, I understand, but what does the breakup look like in terms of how many RT-PCR tests are done out of that, how many antigen tests are done? Can you give us an idea about what tests are these? As I told you very specifically while I was making the presentation, that when we tested 5 lakh or 4,68,000, which is the weekly average per day testing for the week which is continuing today, it includes both RT-PCR and rapid antigen tests. At times people say that rapid antigen tests in certain states and certain areas are being done in a larger number compared to the RT-PCR test. We have made our position absolutely clear. We believe that RT-PCR tests are the gold standard in this disease, and rapid antigen tests serve as a screen, particularly in those areas where the prevalence of the disease is high and where it is densely populated area. And we have also said, and ICMR has issued these guidelines, that those who test positive in rapid antigen tests are 100% positive. That is the globally accepted position. Those who test negative in rapid antigen tests but show symptoms must mandatorily undergo RT-PCR test. That is our advice to the states. There were certain areas where this was not being done, so now we hope that it would be done, so that there is no one who's left out. We have also said that if you test negative in rapid antigen test, you do not have symptoms, but maybe after 2 days or 3 days or 4 days you develop symptoms, even in that circumstance, you must go in for a RT-PCR test. 157. Sir, I'm Ayushman from Mirror Now. Just to continue from where you left, the antigen dependency in the national capital has increased. In fact, the national capital has got capacity of about 18,000 tests, and they're doing 5,000 RT-PCR and 14,000 antigen. In Maharashtra and Mumbai also, sir, the false negative has come to light. In Delhi also, that has come to High Court. Are you reviewing the situation? Because dependency on antigen is increasing, and it will increase in the coming future. I have already explained the position in detail. We feel that RT-PCR is the gold standard. We also feel that rapid antigen has a role and it must be done. But we feel that those who are negative in rapid antigen and have symptoms must undergo RT-PCR. Those who are negative in rapid antigen but develop symptoms subsequently must undergo RT-PCR. So that's a very clear position. No, I think a last question from 36. Yeah. सर, एक मेरा पहला सवाल ये है कि 5 तारीख को अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कि श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, जहां पर एक बड़ी संख्या में भीड़ जमा होने आ रही है. तो क्या स्वास्थ्य मंत्रालय कोई गाइडलाइन, एडवाइजरी या कुछ ऐसी चीज़ जारी करने वाला है? और दूसरा मेरा एक सवाल सर ये है कि हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली में मामले कम होते चले जा रहे हैं. किसी भी राज्य को कोविड मुक्त कहने का क्या एक स्टैंडर्ड है आप लोगों का? कब कहा जाएगा कि ये राज्य कोविड मुक्त हो गया है, अगर वहां से मामले 0 हो जाते हैं तो? पहले प्रश्न का उत्तर मैंने भी दिया और हमारे मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भी दिया. संभवतः आप देरी से आए थे इसलिए आप सुन नहीं पाए. और दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है कि दिल्ली में अभी मामले 0 नहीं हुए हैं. हमने ये निवेदन किया था कि जब भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी की थी तो उसमें कुछ गतिविधियां परमिट की गई थीं. जो गतिविधियां परमिट की गई उनमें मॉल्स को खोला जाना एक गतिविधि थी और रिलीजियस स्थानों को, धार्मिक स्थानों को खोला जाना दूसरी गतिविधि थी. अन्य भी अनेक गतिविधियां थीं. इन सब गतिविधियों के लिए हमने एसओपी बनाए हैं और उसमें धार्मिक स्थानों के एसओपी भी सम्मिलित हैं. धन्यवाद. धन्यवाद फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.